पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग की सूरत में ब्रोकरी या बिज़नेस करता था। आप इसे इंटरनेशनल फ्री लांसिंग भी कह सकते हैं और 25% टैक्स कर देता था। ऐसी सूरत में मुल्क में कारोबार नहीं होगा और हम चाइना के डर ट्रैप में फंस गए तो उसे उस अमरीकी वर्कर को $10,000 तनख्वाह देनी पड़ेगी जब चाहे एक फ्री लांसर को फायर कर दे। क्या पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर दी है, अपनी फैक्ट्री में जो फ्री लांसर जंगजू तैयार की थे वो भी। ऐसा क्यों है कि आज पाकिस्तान तारीख के वर्स्ट इकनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है। हम में से बहुत सारे लोग या तो इमरान खान को इसका इल्ज़ाम देते हैं या तो मौजूदा हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान रातों रात इस मकाम तक नहीं पहुंचा। यहाँ तक पहुंचने में पाकिस्तान को 7 दहाइयाँ लगी। वैसे तो पाकिस्तान आज़ादी के बाद ही मसाइल का सामना कर रहा था, मगर आज हम पिछले 50-60 सालों में लिए गए उन 4 बदतरीन फैसलों का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस चौराहे पर खड़ा है। इन क्राइसिस की सबसे पहली वजह पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या सियासी अदम इस्तेकाम है। आज़ादी के बाद आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हमारा वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी ना कर सका और इस दौरान पाकिस्तान मार्शल और सिविल हुकूमतों के दरमियान हचकोले खाता रहा। जो हुकूमत भी आई वो साबका हुकूमत के फैसलों को रेक्टिफाई करने में ही लगी रही और जब इसकी अपनी पॉलिसियों के इम्प्लीमेंट का वक्त आता तो उसे इतनी देर में दूसरा ग्रुप चलता कर देता। इन सालों में मुल्क को इक़्तिदार की रस्साकशियों ने जकड़ा रखा। अब देखें, जब भुट्टो की हुकूमत थी तो ज़िया मरसला लगाकर मुल्क पर मुसल्लत हो गया और फिर इसने यूनियंस पर पाबंदी लगा दी, मीडिया को बैन कर दिया, कर्ज़े लेना शुरू कर दिए। इसके बाद जब बेनज़ीर आई तो इसने ज़िया के फैसलों को रिवर्स करना शुरू कर दिया, मगर इससे पहले कि वह अपनी पोजीशन वाज़े करती इसकी हुकूमत को भी घर जाना पड़ा। फिर नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना तो फिर मुशर्रफ ने उसे कान से पकड़कर जो है वो इक़्तिदार से नीचे उतार दिया और सीधा जेल में भेज दिया। फिर मुशर्रफ भी अपना नया सिस्टम लेकर आया, गोया कि ये लाने और गिराने का खेल 7 दहाइयों से चलता रहा, मगर इस दौरान कोई भी लीडर वाज़ेह पॉलिसी ना ला सका और ना ही इम्प्लीमेंट कर सका। अब जब किसी मुल्क में इस तरह की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, रातों रात हुकूमतें कपड़ों की तरह बदल दी जाएं, तो ऐसे ममालिक में फ़ौरन कंपनीज ना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और ना ही अपने यूनिट्स लगाना चाहती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ हुकूमतों में वो इस्तेकाम नहीं जो एक नॉर्मल मुल्क में होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी 10% टैक्स पर कोई यूनिट लगाती है और अगले ही दिन कोई मार्शल लगा देता है और अपनी पॉलिसी ले आता है और 25% टैक्स कर देता है, तो ऐसी सूरत में मुल्क में कारोबार नहीं होगा और फ़ौरन कंपनीज ऐसे ममालिक पर भरोसा नहीं रखती। अब इंडिया में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कंपनीज़ को 100% यकीन है कि वहाँ पर जो हुकूमत होगी वो स्टेबल होगी। वहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी मार्शल नहीं लगेगा। जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो इस्तेकाम के साथ काम करेंगी, इसलिए वहाँ पर कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनको पूरा भरोसा होता है। दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान को जो यहाँ पर लेकर आई वो पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो पाकिस्तान ने जो लिए हैं। पाकिस्तान के ऊपर अब कर्ज़ों का जो बर्डन है, जो भी हुकूमत आई है वो अपनी मर्ज़ी के जो है कर्ज़े लेती रही है और कर्ज़ों के अंबार चढ़ा दिए इन्होंने। इस तरह से हम कर्ज़ों के जो है वो उसमें फंस गए हैं और हम डेट ट्रैप में फंसे हैं IMF के और अमेरिका के और दूसरों के। जब अमेरिका से जवाब मिला तो चाइना की तरफ गए हैं और हम चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए। $24 बिलियन हमने चाइना से लिया और उसकी उस डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी का शिकार हुआ जो उसने जनूबी एशिया में फैलाई हुई है। इसी दौरान पाकिस्तान ने इंडिया से 4 महंगी तरीन जंगें भी लड़ी, गो कि इनमें से कुछ इंडिया की तरफ से मुसल्लत की गई थी, मगर इनका भी इकॉनमी पर गहरा मनफी असर पड़ा है। तीसरी बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने इकॉनमी को यहाँ तक लाने में की है वो पाकिस्तान का वार ब्रोकिंग बिज़नेस था। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग की सूरत में ब्रोकरी या बिज़नेस करता था। आप इसे इंटरनेशनल फ्री लांसिंग भी कह सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आज अगर एक अमेरिकी कंपनी को, सॉफ्टवेयर कंपनी को या IT कंपनी को काम के लिए कोई फ्री लांसर या काम करने वाला बंदा चाहिए हो तो वह इंडिया में या किसी दूसरे मुल्क से जो फ्री लांसर हायर करेंगे। आप अगर पूछें कि ऐसा क्यों करेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो कंपनी अमेरिका में अगर एक अमेरिकी को हायर करेगी तो उसे उस अमेरिकी वर्कर को $10,000 तनख्वाह देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ उसको अलाउंस भी देना पड़ेगा और दीगर जो हैं वो सहूलियात वो मांगेगा। इसके मुकाबले में इंडिया से 2,000 रुपये में एक बंदा मिल जाएगा जो वही काम करेगा जो अमेरिकन बंदा जो काम करेगा और 2,000 में वो काम मुकम्मल करेगा। उसे कोई दीगर अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा और जब चाहिए उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा।
اسی طرح امریکہ کو اپنی جنگیں لڑنے کے لیے فری لانسر چاہیے تھے جو وہ پاکستان سے ورک فورس لیتے تھے اور کچھ ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے، جب دوسرے ممالک تجارتی سرگرمیوں میں مصروف تھے اور اپنے ممالک میں جو ہے وہ انڈسٹری لگا رہے تھے، اور ہم یہاں پر جو ہے وہ ٹیرر فیکٹریوں پر کام کر رہے تھے، اور ہم یہاں پر جو ہے وہ ٹیرر فیکٹریاں لگا رہے تھے۔ دوسروں کی جنگوں کے لیے ورک فورس ہم نے یہاں پر تیار کی اور تیار کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، بدلے میں ہمیں ڈالر دیے جاتے تھے، اور ہمارا بروکری کا یہ کاروبار چل رہا تھا، اور وقتی طور پر فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ پورے تھے۔ پھر ایک دن ایگزیکٹ وہی ہوا جیسا کہ ایک امریکی کمپنی جب چاہے ایک فری لانسر کو فائر کر دے، کسی دوسرے فری لانسر کو ہائر کر دے۔ یہاں پر امریکہ نے بھی سیم وہی کیا، پاکستان کی فنڈنگ بند کر دی اور وہ کسی دوسرے گروپ یا سپلائر کے پاس چلا گیا، اور یک دم سے ہمارا جو بروکری کا بزنس تھا وہ بند ہو گیا، اور اکاؤنٹ میں ڈالر آنا بند ہو گیا، اور ہم نے اپنی فیکٹری میں جو فری لانسر جنگجو تیار کی تھے وہ بھی بے روزگار ہو گئے، اور پھر دوسروں سے پیسے لے کر ہمارے ہی خلاف طبل جنگ بجا دیا انہوں نے۔ پاکستان میں ملٹرائزیشن جو ہے وہ انکریز ہو گئی، اور پھر پاکستان خود ہی اس کا شکار ہونے لگا، اور اس کا بھیانک نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف پاکستان کا گلوبل امیج خراب ہوا بلکہ پاکستان میں فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی۔ بعض انڈسٹریز بہت متاثر ہوئیں اور بعض انڈسٹریز جو ہیں وہ بند بھی ہو گئی۔ مثال کے طور پر ٹورزم کی انڈسٹری ہے، آپ کرکٹ کی انڈسٹری کو لے لیں، جب ملٹرائزیشن کسی ملک میں ہوتی ہے تو پھر ٹورسٹ بھی نہیں آتے، چاہے آپ کے پاس بہترین ٹورزم کے لیے سائٹس ہوں وہ وہاں پر نہیں آتے۔ اسی طرح آپ کی کرکٹنگ انڈسٹری ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی، برابر میں پڑوسی ملک جو ہے وہ کرکٹنگ انڈسٹری سے کھربوں روپے کماتا ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ 2011 کا ورلڈ کپ جو ہونا تھا وہ بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکا۔ اور آخری غلطی جو پاکستان نے کی وہ تباہ کن سبسڈیز ہیں۔ بدترین اکنامک حالات میں بھی سبسڈیز حکومتیں دیتی رہی ہیں اور سیاسی مصلحتوں کے تحت فیصلے ہوتے رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ سبسڈیز ہیں اور دوسری طرف پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیبٹ جو ہے وہ 65 لاکھ ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے پاکستان کو یہاں تک لانے میں جو ہے وہ ان سب چیزوں کا کردار ہے۔